गाइस, मेरा नाम रोज़ी है और मैं फिर आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ विच इज़ यूज इन एवरी काइंड ऑफ फील्ड पार्ट ऑफ डॉक्टरेट्स एंड लाइक इंजीनियर्स। हालांकि डॉक्टर और इंजीनियर्स भी 10th क्लास में उस ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे टॉपिक को उन्होंने फेस किया होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो रशियन डिसइंटीग्रेशन में बनाई थी, जो मैंने आपको पूरी तरीके से ग्राफ और स्टोरी के थ्रू रिजॉल्व की थी। बिल्कुल वैसे ही मैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की भी एक अच्छी खासी स्टोरी एंड ग्राफ लेके आई हूँ, ताकि आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, पर पॉइंट समझ में आ जाए और जो इतना मुश्किल टॉपिक है वो आपके लिए सबसे ईजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1940। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था या वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1940 के बाद, 1980 तक, 1940 से 1980 तक ये वॉर चला था। अब क्या है कि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को ग्रेट वॉर बोला जाता था। ठीक है, ग्रेट वॉर। आई होप एवरीथिंग इट्स विजिबल टू ऑल। ओके, तो ग्रेट वॉर बोला था। और ग्रेट वॉर क्यों बोला जाता था? इसके पीछे एक तो ये रीज़न है कि किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि दोबारा से इस टाइप का हिलेरियस, इस टाइप का इनह्यूमन वॉर दोबारा क्रिएट होगा। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था, इसलिए इसे ग्रेट वॉर कहा जाता था। पूरी दुनिया इसमें शामिल थी, इंक्लूडेड इंडिया, जो कि नहीं शामिल होना चाहती मगर वो भी शामिल था इसके अंदर। तो ग्रेट वॉर इसलिए कहा जाता है। दूसरा ये है कि इसमें बहुत बड़े लेवल पे मास केयर हुआ था। ठीक है, सीधा देखा जाए तो 70 मिलियन सिर्फ सोल्जर्स वर किल्ड इन दिस वॉर और 6 मिलियन सिविलियंस वर किल्ड इन दिस वॉर। उस टाइम पर जब पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी, तो उतनी बड़ी पॉपुलेशन बहुत मायने रखती थी। तो इसलिए ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ना कहने की बजाय ग्रेट वॉर कहा जाता था। ठीक है, अब हम इसमें हम देखेंगे कि कॉजेस क्या है, इसके कॉजेस क्या है, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। ठीक है, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, हम सब कुछ इसके अंदर, इस वीडियो में, इस लेक्चर में ये सीखेंगे। हाँ, मगर दूसरी चीज़ ये है कि ये 2 पार्ट में ख़त्म होगी। ये जो लेक्चर है पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ये 2 पार्ट में ख़त्म होगा, क्योंकि इसके बाद कंसिक्वेंसेस भी दिखेंगे इसके। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। तो उस टाइम पे 2 टाइप की जो कंट्रीज थी वो इन्वॉल्व थी। पहला अलाइड पावर बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा सेंट्रल पावर बोलते हैं। ये लोग एक लाइसेंस के थ्रू एक शामिल हुए थे, मगर मैं फिर भी वो बाद में बताऊंगी। पहले मैं देख लूँ अलाइड पावर कौन कौन से थे। तो अलाइड पावर में सबसे पहले आता है फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान और रशिया। ठीक है, रशिया को हम यूएसए साथ कहा जाता है, तो हम रशिया लिख के यूज करेंगे, ज़्यादा फ्रेंडली रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो और सेंट्रल पावर में हम यूज करेंगे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगरी, सेकेंड है जर्मनी एंड थर्ड है ऑटोमन एम्पायर। Which is we currently see Turkey. Nowadays it's called Turkey. Sorry, one sec. Yeah. Nowadays we call it Turkey. Ottoman Empire को अब टर्की कहा जाता है। ठीक है, पहले ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था। तो ऑस्ट्रो हंगरी, अब इसको ऑस्ट्रो हंगरी कह लीजिए या फिर ऑस्ट्रिया हंगरी कह लीजिए। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया और हंगरी एक दूसरे के साथ में अटैच थे। ठीक है, अब ये जो है सेंट्रल पावर में आ जाते थे। सेंट्रल में ही है, मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि ये सेंट्रल में है, इसलिए इसे सेंट्रल पावर कहा जाता है। ये लाइट पावर इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी पावर थी उस टाइम पे। ये काफ़ी डेवलप कंट्रीज थी उस टाइम पर, इसलिए इसे लाइट पावर कहा जाता है। ठीक है, अब ये अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं आगे फर्दर बढ़ती हूँ। ठीक है, लाइट पावर सेंट्रल पावर का समझ में आ गया होगा आपको।
कि लाइट पावर वो आती है जो सारी डेवलप्ड कंट्री थी उस टाइम पर, जो डेवलप्ड कंट्री थी, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, तो ये सब पावरफुल कंट्री थी। हालांकि जर्मनी भी बहुत पावरफुल कंट्री थी, शायद रशिया के बराबर ही जर्मनी भी पावरफुल कंट्री थी, मगर उस टाइम की ये जो मेन कंट्रीज थी काफ़ी फेमस थी। और फिर ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर, ये सेंट्रल में ही पावर है, और ये इन्होंने एक ट्रिपल अलायंस के नाम से भी फेमस है, क्योंकि इन्होंने एक साइलेंट और सीक्रेट अलायंसेस भी शाइन किया था, इसकी वजह से इन तीनों को एक साथ जोड़ा गया। ठीक है, मैं इसको कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, और ग्रेट वॉर अगर आपको कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। अब हम इसके अंदर ग्राफ यूज करेंगे, इसके 4 रीजन थे। ठीक है, पहला तो मिलिटरिज्म लेंगे वॉर के होने के, वैसे तो एक अलग ही रीजन था जिसे इमीडिएट रीजन बोलते हैं, मगर ये उससे पहले के रीजन थे। एक मिलिटरिज्म हो गया, दूसरा अलाइसेंस, ये सीक्रेट थे, सीक्रेट अलाइसेंस, और तीसरा था नेशनलिज्म। अब आप सोचेंगे कि नेशनलिज्म कैसे रीजन हो गया भाई, मगर नेशनलिज्म एक रीजन था, मैं बात बताऊंगी। ठीक है, और एक था इंपेरियलिज्म। ये सारे रीजन थे जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने के एक तरीके से बेसिक रीजन बोल सकते हैं, एक तरह के बेसिक रीजन थे सबके सब। मैं धीरे धीरे सब एक्सप्लेन करूंगी कि मिलिटरिज्म कैसे हो गया, लाइसेंस, सीक्रेट लाइसेंस कैसे हो गया, नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म कैसे हुआ। ठीक है, तो अब इंपेरियलिज्म पे, मतलब सबसे पहले मिलिटरिज्म पे चलते हैं हम लोग। मिलिटरिज्म कैसे हुआ कि इसमें उस टाइम पर क्या हुआ था कि सब जो कंट्रीज थी वो इस बात पे बिलीव करने लग गई थी। उस टाइम नाजीवाद और जो फांसीवाद था बड़ी चरम सीमा पर था। बहुत जर्मनी और इटली उस टाइम पावरफुल कंट्री इसीलिए ज़्यादातर बनी थी क्योंकि उस टाइम वो भी कंट्री उन्हीं कंट्रीज़ की कैटेगरीज में आया करती थी जो कि कॉलोनियल कंट्री जैसी कंडीशन थी उनकी भी स्टार्टिंग में। तो नाजीवाद और फांसीवाद जैसी सिस्टम को अपने देश में लाने के बाद उन्होंने बहुत तेज़ी से उन्होंने डेवलप किया। तो ऑब्वियसली उन्होंने किस वजह से डेवलप किया, तो उसमें सबसे पहला आर्म रेस। ठीक है, अब सभी कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा आर्म्स इकट्ठा करना या वेपन्स क्रिएट करने की होड़ लग गई। ठीक है, दूसरा नेवल शिप। ठीक है, जिसके बाद जितनी ज़्यादा नेवल शिप्स होती थी, जिसके बाद ज़्यादा जितने आर्म्स होते थे, वो कहते हैं वो सारी की सारी कंट्रीज ज़्यादा पावरफुल कहलाती थी, ज़्यादा जो क्या कहते हैं जिसकी और लार्ज आर्मी, जिसके बाद जितनी बड़ी लार्ज आर्मी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल वो कंट्री हुआ करती थी। ठीक है, और एक हो गया टैंक्स। उस टाइम टैंक्स का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, सबसे पहले टैंक्स का इन्वेंशन तो रशिया के अंदर हुआ था, उसके बाद हमारे भारत के अंदर अब्दुल कलाम आज़ाद ने इन्वेंट किया था। ठीक है, वो बात की बात है, हम बाद में उसको देखेंगे, वो एक अलग ही चैप्टर, एक अलग ही कहीं और चला जाएगा। ठीक है, और मशीन गन्स का भी उसी टाइम निर्माण हुआ था, उसी टाइम इन्वेंशन मशीन गन का भी हुआ था। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जिसके पास भरपूर मात्रा में हुआ करती थी वो सबसे पावरफुल कंट्री कहलाता था। और ये पावरफुल कंट्री की लिस्ट में शामिल होने में, होड़ में शामिल होने के लिए ये सब कुछ भी करने को तैयार थे, चाहे वो किसी देश को लूटना हो, ठीक है, या फिर किसी देश के ऊपर कन्वर्ट करना हो, या फिर अपने आप ही सारे पैसे अपनी नेशनल इनकम को खर्च करके ऐसे हथियार बनाने जैसी है कि टैंक हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं, लार्ज आर्म सबसे ज़्यादा। उस टाइम सबसे पहले टैंक्स तो ब्रिटेन के अंदर था, फिर रशिया के अंदर, फिर इस तरीके से धीरे धीरे सब जगह आने लगा। मगर जो ये था कहते हैं जो ये लार्ज आर्मी वाला कॉन्सेप्ट था ये सबके पास नहीं था। ये धीरे धीरे जैसे नाजीवाद, जैसे हिटलर ने या फिर इन्होंने क्या किया कि अपने ना ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन, जितने भी सिविलियंस थे उन्हें भी आर्मी में शामिल कर दिया, लार्ज आर्मी जैसा कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए। तो एक तरीके से ना बच्चों के दिमाग में भर दिया। छोटे छोटे बच्चों को उस टाइम हायर किया गया था, मिलिट्री के अंदर हायर किया गया था। वो 15 से 16 साल के, 12 से 13 साल के बच्चे थे। मैं जर्मनी की बात बता रही हूँ कि जर्मनी में उस टाइम में इतने छोटे छोटे बच्चों को हायर किया गया था अपनी मिलिट्री को इंक्रीज करने के लिए, और उनके दिमाग में भर दिया गया था। वो 5-5, 6-6 किलो की जो गन मशीन हुआ करते थे लेकर घूमा करते थे।
शायद मैं अगर गलत हूँ तो उससे भी ज़्यादा टर्न की या फिर उससे ज़्यादा वेट की होगा, तो मैंने कभी छुआ नहीं है, ठीक है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है अलाइसेस, यानी जो सेकेंड कॉज है हमारा मिलिट्री अलाइसेस, या फिर आप इसे सीक्रेट अलाइसेस के नाम से जान सकते हैं। इसे मिलिट्री अलाइसेस भी बोल सकते हैं, मगर सीक्रेट अलाइसेस बोलेंगे तो ज़्यादा फैमिलियर रहेगा आपके लिए, ठीक है। सीक्रेट अलाइसेस, अब सीक्रेट अलाइसेस दो लोगों के बीच में होता है। वैसे तो अलाइसेस बहुत सारे हुए थे। सीक्रेट अलाइसेस क्यों कहते हैं, सबसे पहले यहाँ जानते हैं, ठीक है। उस टाइम पे ना काफ़ी सारी कंट्री ने चुपचाप संधियाँ करनी थी, आपस में संधि की थी, किसी को कोई बताता नहीं था कि हमने इस वाली कंट्री के साथ संधि कर रखी है। और वो संधि किस टाइप की होती थी, अगर जैसे मेरे ऊपर, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन है, वो कहता कि मेरे ऊपर कोई अटैक करे, कोई और कंट्री अटैक करेगी तो आप मेरी हेल्प करेंगे। इस टाइप के सीक्रेट अलाइसेस वहाँ पर उस टाइम पर क्रिएट हुए थे, काफ़ी सारी कंट्री के बीच में क्रिएट हुए थे। मगर मैं आपको दो जो मेन अलाइसेस है, जो रीज़न थे इसके, मैं उनके बारे में बताऊंगी। हमें सिर्फ फोकस दो अलाइसेस पे करना है, वो बाद में बताएंगे तो जो भी होता है, ठीक है। धीरे धीरे सब क्लियर करवाऊंगी। फिलहाल हम दो अलाइसेस पे चलते हैं, ठीक है। एक ट्रिपल अलायंस था और एक था ट्रिपल एंतांते, ठीक है। ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंतांते। अब ट्रिपल अलायंस के अंदर 3 कंट्री थी, लाइक रशिया, ट्रिपल अलायंस के अंदर 3 कंट्री थी, लाइक जर्मनी, दूसरा था इटली और तीसरा था ऑस्ट्रो हंगरिया, या ऑस्ट्रिया हंगरी बोल सकते हो आप। ट्रिपल अटांटे के अंदर इतांते इज अ रशियन वर्ड, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि वोकैबुलर करने में, ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मुश्किल हो, मगर ठीक है। ट्रिपल अटांटे, ठीक है। इसमें रशिया, फ्रांस और थर्ड कौन था, ब्रिटेन। ठीक है, तो ये 3 पावर एतांते कहलाते थे। और ट्रिपल अलायंसेस मैं ये बताऊंगी कि जब वॉर छिड़ा था तो इटली ने किनारा कर लिया था, मैं वो भी बताऊंगी इसके बारे में। तो ये ट्रिपल अलायंस के नाम से फेमस थे, ट्रिपल एतांते। ये दोनों मेन रीजन थे इसके वर्ल्ड वॉर होने का, तो इसलिए मैंने सबसे पहले सीक्रेट अलायंस के अंदर इन दोनों को मेंशन कर दिया। चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और नहीं चाहते तो फिर सिर्फ समझ लीजिए कि रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन उस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री थी, ठीक है। और ये यूरोप की साइड में पड़ती थी, इसकी वजह से ये एक साथ में थे। ये सेंट्रल में पड़ती थी, इसलिए ये एक साथ में थे। ऐसे करके हम समझ सकते हैं। अगर याद करना हो तो इस तरीके से कि ये यूरोप की साइड में पड़ती थी, जितनी भी कंट्रीज थी तो वो एक साथ में थी, और ये जो थी ये सारे सेंट्रल में पड़ती थी, इसकी वजह से एक साथ में थी, ठीक है। अभी मैं इसके अलावा भी जो कुछ और कंट्रियों की संधि हुई थी मैं वो भी बताती, क्योंकि बाद में उनका भी रोल था, बाद में वो भी शामिल हुए थे। वो क्यों शामिल हुए थे उसका रीज़न भी इन्हीं संधियों के साथ में। अभी फिलहाल ये इसको समझिए, उसके बाद नेक्स्ट अभी इसके बाद मैं आपको वो समझाऊंगी कि बाकी कंट्रीज़ कैसे इसमें इन्वॉल्व हुई। ओके, तो हमने ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल अटलांटिक के बारे में पहले ही पढ़ लिया था। हमें ये देखना है कि वो दोनों ग्रुप्स कैसे क्रिएट हुए थे, ओके। और हम इसके थ्रू वो ग्रुप कैसे क्रिएट हुए थे ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें, हम ट्रिपल अलायंस की बात करेंगे। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन सी कंट्री थी, एक तो ऑस्ट्रिया हंगरी थी, दूसरा कौन सी थी, जर्मनी थी, एंड तीसरी कौन सी थी, इटली थी, ओके। तो ये 3 कंट्रीज कैसे इन्होंने साइन किया, क्या था अलायंस का मोटिव, तो वो समझेंगे, ठीक है। और बाद में यही लोग रीज़न भी बने थे। तो क्या था कि ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने पहले ही से अलायंसेस जो है साइन कर लिए थे, संधि साइन कर ली थी 1879 में, सिर्फ एक दूसरे को प्रोटेक्शन करने के लिए। उस टाइम पे ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आर्म रेस चल रहा था, अपनी कंट्री को सब कोई मजबूत बनाना चाहता था, एम्पेयरलिज्म चरम सीमा पर था।
तो उन सब चीज़ों के लिए ना पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले संधि की गई। तो सबसे पहली संधि जो हुई थी वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में हुई थी 1879 में। और उसी के बाद उसी में कुछ साल बाद या 2 या 3 साल बाद 1882 में इटली में संधि हुई। तो इटली ने ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी से संधि करी। वो भी उसका भी मेन मोटिव यही था कि ये दोनों कंट्री को अपने आप को सेव करना चाहते थे, सिक्योर करना चाहते थे और मोर पावरफुल बनाना चाहते थे। और दूसरी बात ये थी कि सभी कंट्रीज के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वर्क करती थी। ये एक दूसरे से इसलिए इतने बने हुए थे और इन तीनों के बीच में संधि हुई थी। फिर नेक्स्ट पहुँचते हैं ट्रिपल अतांते में। ये ट्रिपल अतांते में क्यों संधि हुई? अब जहाँ देखा कि रशिया वगैरह ने देखा कि इन तीनों कंट्री ने चुपचाप संधि कर ली। अब वो होता है ना कि गुप्तचर बताए तो दे ही देते हैं कि भैया इन दोनों के बीच में संधि हो चुकी है, यहाँ हो चुका है, वो लोग कभी भी अटैक कर देंगे तो हम लोग सेफ नहीं हैं। तो इस तरीके से रशिया ने भी फ्रांस के साथ में संधि कर ली कि भाई अगर हमारे पे कोई अटैक होता है तो आप हमें बचाएंगे और आपके ऊपर कुछ होता है तो हम प्रोटेक्ट करेंगे आपको, ठीक है। तो 1894 में इन दोनों के बीच में संधि हो गई। ब्रिटेन ने 1904 में कर ली थी संधि, क्योंकि हालांकि ये भी पावरफुल कंट्री थी, सबसे ज़्यादा कॉलोनीज तो इसी ने कवर की थी, मगर फिर भी अपने आप को और मोर पावरफुल और प्रोटेक्टिव बनाने का किसका सपना नहीं होता। तो ब्रिटेन ने भी 1904 में संधि कर ली थी। हालांकि ये जो युद्ध था उसमें सबसे लास्ट में कूदा था, मगर संधि तो संधि होती है। मैं अभी सिर्फ संधि के टॉपिक को ही कवर कर रही हूँ। अब देखते हैं सर्बिया ने क्यों संधि की थी। सर्बिया को क्या पड़ा था? सर्बिया ना पावरफुल कंट्रीज में आता है, ना उसका वो ना नॉर्मल वैसी कंट्रीज में आता है, ना इससे किसी से लेना देना, ये सब कुछ नहीं था। नॉर्मल सी गवर्नमेंट इसमें वर्क कर रही थी। सर्बिया एकदम शांत कंट्री थी, वहाँ पे कोई ऐसा काम होने वाला नहीं था, मगर उन्हें डर इस बात का था कि ये तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाली कंट्री है, मैं बीच में पड़ रहा हूँ, यहाँ पे यूरोपियन पावर है, कभी भी कुछ होगा तो ऑब्वियसली मैं जाऊँगा बीच में से। इसलिए सर्बिया ने सबसे पहले, क्योंकि वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का जो था हस्तक्षेप नहीं चाहता था, वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी देश में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट सरकार रूल करे, इसलिए उसने सबसे पहले रशिया और ब्रिटेन से हेल्प मांगी थी। उस टाइम जार का शासन चल रहा था, तो यहाँ पे भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है, जार मोनार्की रूल चल रहा था, ओके। तो इसने उन कंट्री से हेल्प मांगी जहाँ पे मोनार्की का रूल चल रहा था। इसलिए सर्बिया ने और रशिया ने 1907 में एक संधि कर ली, इसने सीक्रेट लाइसेंस कर लिया। अब ये बात तो किसी को भी नहीं पता है कि इसने इसके साथ में सीक्रेट लाइसेंस कर लिया, जैसे इन लोगों को नहीं पता कि इन लोगों को पता चल गया, ठीक है। मतलब सब एक दूसरे से संधि कर रहे, किसी को नहीं पता कि किसके साथ में लाइसेंस हो चुका है, ठीक है। और 1914 में ऑटोमन एम्पायर ने संधि करी। अब ये क्यों कर रहा है? ये तो सबसे नीचे जा रहा है ना, ये इधर सेंट्रल पावर में आ रहा है, नीचे आ रहा है, एकदम नीचे की साइड में। तो ये इसने रशिया के मतलब इसने जर्मनी के साथ संधि की, क्योंकि एक टाइम पे क्या हुआ था, स्ट्रेट ऑफ बेरेंडेट्स, ये एक समुद्री रास्ता है, तो अगर इस पे कंट्रोल कर ले रशिया के लोग, तो बहुत आसानी से नेवल शिप और जो भी सामान है या फिर इंपोर्ट है एक्सपोर्ट बहुत इजी होता, बहुत इजीली नेवल शिप हो, चाहे मिलिट्री की कोई भी शिप हो, चाहे सिटीजन्स की कोई शिप हो, वो आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और आना जाना लगा सकती थी। इसलिए वो सबसे पहले रशिया ने अपने आप को मोर पावरफुल बनाने के लिए सोचा कि ऑटोमन एम्पायर पे कब्जा कर लिया जाए, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर के इस वाले स्टेट ऑफ बेरेंडेट्स पे कब्जा कर लिया जाए। इसकी वजह से इससे डर के, रशिया से डर के ऑटोमन एम्पायर ने 1914 में जर्मनी के साथ में संधि कर ली थी। अभी क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक छोटा सा ब्रीफ और ले लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रिया और हंगरी ने जर्मनी के साथ में संधि की, क्योंकि प्रोटेक्शन बनाना था, मोर पावरफुल बनना था, इसकी वजह से संधि हुई। फिर उसके बाद इटली ने भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अकेला बड़ा हुआ था सेंट्रल पावर के बीच में। इसने सोचा कि भाई इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा, तो 1882 में इसने भी संधि कर ली। सर्बिया ने क्यों रशिया के साथ में संधि करी? क्योंकि वो जानता था कि जब भी अटैक होगा वो मारा जाएगा बीच में, इसलिए उसने रशिया से थोड़ा सा शेल्टर लिया, उससे अपना प्रोटेक्शन लिया। 1907 में ये एक संधि हुई थी।
1894 में रशिया ने, फ्रांस ने इटली और ऑस्ट्रेलिया की देखी देखा चुपचाप एक सीक्रेट संधि कर ली अपने आप को और भी पावरफुल बनाने के लिए। ब्रिटेन ने भी 1904 में संधि कर ली, ठीक है। रशिया से डर के ऑटोमन एम्पायर ने 1914 में जब वॉर छिड़ा था तब जर्मनी के साथ में एक संधि कर ली। थर्ड था नेशनलिज्म, राइट। तो अब आप बोलेंगे कि नेशनलिज्म कैसे ये इसका वर्ल्ड वॉर का कारण बन रहा है। नेशनलिज्म तो खुद के स्टेट से, खुद की कंट्री से बिलोंग करता है, ये एक दूसरे की कंट्री में कैसे इग्नोरेंस कर सकता है। जो भी है, पता क्या हुआ था उस टाइम ना, लोगों के अंदर नेशनलिज्म फूट फूट के निकल रहा था। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मगर उस टाइम ना अंदर से लोगों के अंदर ये जो नेशनलिज्म था वो फूट रहा था। और वो क्या था, वो ये था, इटली और जर्मनी ये सबसे बड़े सिंबल थे 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया था, अपने देश की कंडीशन को बहुत अच्छा करवाने के लिए इन्होंने क्या किया था, बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी। उन बड़ी आर्मी के अंदर छोटे छोटे बच्चों को भी इन्होंने हायर किया था अपनी आर्मी के अंदर, और उनके अंदर कूट कूट के देशभक्ति की बातें भर दी थी कि हमें अपने देश को और बड़ा बनाना है और रिच बनाना है। हमारे यहाँ पे कोई बंदा भूखा नहीं सोएगा, 2 टाइम का खाना खाएगा, आराम से रहेगा, हमारी कंट्री को ये देंगे वो देंगे, ठीक है, हमारी मातृभूमि है वगैरह वगैरह करके उनके अंदर कूट कूट के देशभक्ति को भर दिया गया, ठीक है। तो नेशनलिज्म उसे कहते हैं। उस नेशनलिज्म से ज़्यादा प्रवोक होके वहाँ के लोगों ने अटैक करना शुरू करा। इस तरीके से इटली भी समृद्ध हो गया और जर्मनी भी समृद्ध हो गया। बाकी कंट्री जो छोटी कॉलोनियल कंट्री थी जो उसी टाइम फ्री हुई थी, जैसे बुल्गारिया हो गया है, सर्बिया हो गया है, रोमानिया हो गया है, इन सब कंट्रीज ने भी सोचा कि अरे भाई हमें भी अपनी कंट्री को इम्प्रूव करना है, ठीक है, हमारे अंदर क्या देशभक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम भी इसी तरीके से दूसरी कंट्री को लूट कर, दूसरी कंट्री को कन्वर्ट करके अपने देश का विस्तार करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई नेशनल इनकम बनाओ, आय के साधन बनाओ, ये करो वो करो तो हम लोग अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। इस तरीके से अमीर होने का छोटा सा रास्ता निकाला था कि भाई अटैक करो, मारो पीटो, छीन लो, ये वाला था। तो ये जो फंडा था ये नेशनलिज्म का फंडा था। और उस टाइम की एक और थॉट क्रिएट हुई थी, जो थिंकर्स थे ना वो और भी वो थे, मतलब अग्रेसिव नेचर के थे। वो बोलते थे कि कंट्री में जब तक लड़ाई ना हो, war is the glory of the country, war is the glory of the country। ठीक है, उनका ऐसे कहना था कि जब तक वॉर ना छिड़े किसी कंट्री के अंदर तो उसके अंदर जो है ना वो उसकी खूबसूरती नहीं निखरती है, ठीक है। मेन दिक्कत ये है कि वॉर जब तक नहीं छिड़ेगा उसकी खूबसूरती नहीं, वो उसके अंदर वो पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर मिलिट्री रह रही है, उसकी पता कैसे चलेगा कि उसके पास हथियारों से संपूर्ण है, वो हथियारों से पूरे पावर से संपूर्ण है। वो पावर कैसे अपनी दिखाएगा, जब तक अपनी पावर नहीं दिखाएगा तब तक कंट्री नहीं कहलाएगी। पावर दिखाने के लिए दूसरे को अटैक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपको चाहिए तो मैं एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, मैरी पाकर फॉलेट। मैरी पाकर फॉलेट ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थी, पहली एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थी, जिसका मेन मोटो ये था, उसकी एक ही थ्योरी आई थी कॉन्फ्लिक्ट पर। उसने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से कुछ नया इमर्ज होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी के अंदर, संसार में बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे थिंकर्स इमर्ज हुए थे जिन्होंने फाइट के ऊपर, अटैक करने के ऊपर, दूसरे को इन्वर्ट करने के ऊपर भते थ्योरीज दे दी थी। इसकी वजह से लोग और भी इंस्पायर हुए, लोग और भी सोचने लगे, इस बात को सोचने मजबूर हो गए कि नेशनलिज्म का मतलब है अपने देश के लिए कुछ करो, और बाय हुक और बाय क्रुक, ओके। तो इम्पेरियलिज्म कैसे कॉजेस बन रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ छोटा सा। उस टाइम पे ये एक था स्क्रम्बल ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका उस टाइम तो कॉलोनीज थी ही, ठीक है। हालांकि जिसको ऑलरेडी ब्रिटेन ने कन्वर्ट कर रखा था, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, मगर उसमें उस टाइम बहुत बड़ा था, बहुत बड़े लेवल पर अफ्रीका था, बहुत ही विकसित था और नई कंट्री थी एकदम। ना ही इसका आगे का कोई था, ना इसका पीछे का था। उस टाइम जनजाति जो होती है ना, आदिवासी जनजाति,
वो यहाँ पे रहा करती थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ना मोनार्की शासन था, ना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, किसी भी टाइम की कोई गवर्नमेंट नहीं थी। तो इसको सेव करने के लिए भी कोई नहीं था। तो बाकी स्टेट में युद्ध होना शुरू हुआ इसको कन्वर्ट करने का, कि अफ्रीका को कैसे कन्वर्ट किया, इसके ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हमारे देश में शामिल हो जाए। तो ये एक जो चीज़ थी ना, ये भी लोगों के मन में एक तरीके का वो भेदभाव डाल रही थी। सभी कंट्रीज एक दूसरे से एशिया करने लगती थी, क्योंकि हमें चाहिए और उसके पास ज़्यादा कैसे, उस पर क्या। और उनका मार्गदर्शन जो किसी ने किया था वो था ब्रिटेन। पाथ फाउंडर जैसे चीज़ें होती है ना, वो इसके लिए कहना बहुत अच्छा होगा कि इम्पेरियलिज्म में अगर किसी कोई टीचर था तो ये था। इसने उस टाइम पर, मैं उस टाइम की बात कर रही, 25% वर्ल्ड के हिस्से पर कन्वर्ट कर रखा था और इसकी कॉलोनीज एस्टैब्लिश थी। तो इसी की देखा बाकी कंट्रीज को भी इंस्पायर हुए कि हाँ भाई ज़्यादा कंट्री पे कन्वर्ट करेंगे, उन्हें कॉलोनीज बनाएंगे तो ज़्यादा कंट्री पे व्यापार भी करेंगे, अपनी मनमानी चलाएंगे, सस्ता सामान बेचेंगे, महंगा सामान लेंगे, ऐसा टाइप का, मतलब महंगा सामान बेचेंगे और सस्ता सामान लेंगे, इस टाइप का। ठीक है, तो ये एक जो थ्योरी थी इम्पेरियलिज्म, इस तरीके से रीज़न बना। तो सब कुछ समझ में आ गया। सबसे पहला रीज़न क्या था? मिलिटरिज्म, देश हथियारों की होड़, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल होने की सनक। दूसरा क्या था? दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था सीक्रेट अलायंसेस, कि चुपचाप लोग आपस में संधि कर रहे थे, और जब एकदम से वॉर छिड़ा तो यदि संधि ने एक दूसरे जो देश थे उनको चैन की तरह अपनी ओर खींच लिया। ठीक है। तीसरा मैंने बता दिया नेशनलिज्म, देश भावना, देशभक्ति की भावना लोगों में इस तरह से फूट फूट क्यों निकल रही थी कि वो कब किस पे अटैक करके किसको छीन ले, किसका पैसा छीन के अपने आप को अमीर कर ले, ऐसी वाली थ्योरी। ठीक है, उसे नेशनलिज्म नहीं कहेंगे मगर था, उसे नेशनलिज्म ही कहते थे उस टाइम पर। हाँ, हम उसी टाइम की बात करेंगे, इस टाइम की बात नहीं करेंगे। हाँ, अभी सीखना नहीं है, किसी को भी छीन छान के काम करेंगे। और दूसरा और लास्ट रीज़न था इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मतलब अफ्रीका का जो पार्ट था उसे कन्वर्ट करना है। कितना पार्ट कौन कन्वर्ट करेगा, उतना अमीर वो होगा, उतना रिच कंट्री वो होगी। अफ्रीका उस टाइम नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था, इस टाइम भी नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, मगर स्टिल वो बहुत गरीब कंट्री है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज भर जाना सब कुछ नहीं होता। ये भी ज़रूरी होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करेंगे। अच्छा, तो ये एक बाल्कन्स करके है, ये बाल्कन्स कंट्री के ग्रुप्स को कहा जाता था। बाल्कन्स का मतलब उल्टा सीधा कुछ ना समझे, इसका मतलब होता है बारूद का कंटेनर, बारूद का कंटेनर बोला जाता था इसको। पावर ऑफ कैट, पावर कैट, पाउडर कैट के नाम से जाना जाता था, और पाउडर कैट का नाम है बारूद का कंटेनर। इन कंट्रीज को बोला जाता है बुल्गारिया को, सर्बिया को, रोमानिया को और बोस्निया को। अब ये जो है इन्हें बाल्कन्स क्यों कहते थे? बाल्कन्स का मतलब होता है ऐसी कंट्री जो अपनी ही कंट्री, जैसे कोई कॉलोनी कंट्री है उसने आज़ादी पा ली। अब ये क्या हुआ कि किसी भी रीज़न के, जैसे लैंग्वेज के बेस पर या फिर किसी भी रीज़न की, धर्म के बेस पे, रीजन के बेस पे, रिलीजन के बेस पे इन्होंने अपनी कंट्री को अलग कर लिया और सेपरेट स्टेट की मांग की। ठीक है, और मांग ही नहीं करी, बना भी लिया अपना सेपरेट स्टेट, उसे बोलते हैं बाल्कन। कभी जब इंडिया आज़ाद हुआ था कॉलोनीज से, तो क्या हुआ था कि लोग जो बड़े बड़े थिंकर्स थे वो, उनकी भी थ्योरी यही कहती थी कि इंडिया भी एकदम बाल्कनिज्म में चेंज हो जाएगा। एक दिन उसकी भी जो इतने सारे स्टेट हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में चेंज होंगे, इंडिया भी डिफरेंट कंट्रीज़ बनेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के छूटने से पहले की बाद की बात है ये। ठीक है, तो पाकिस्तान के बाद भी इंडिया के टुकड़े होंगे और वो डिफरेंट कंट्रीज में चेंज हो जाएगा, बाल्कनिज्म में चेंज हो जाएगा, ऐसा कहा जाता था, मगर ऐसा हुआ नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इस पे आते हैं कि बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया और बोस्निया ये यूरोप कंट्रीज के ही पार्ट हुआ करते थे कभी, जो आज़ादी पाके अपना एक सेपरेट स्टेट उन्होंने बना लिया था। और ये इतने अग्रेसिव नेचर के थे कि पूछे मत, इसलिए ये पाउडर ऑफ कैट कहा जाता था, बारूद का कंटेनर कहा जाता था, और ये बारूद के कंटेनर ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, हम यहाँ बुल्गारिया का बात करेंगे। पाउडर ऑफ कैट यानी बारूद के कंटेनर के अंदर क्या हुआ कि एक दिन ऑस्ट्रेलिया, अब ये स्टोरी सुन लीजिए, बस छोटी सी स्टोरी है, इसे यही एक इमीडिएट रीज़न था, इसे इमीडिएट बोलते।
इसके पहले तो बस कोल्ड वॉर जैसा कंडीशन था, मगर कुछ हो नहीं रहा था, बस एक दूसरे चिढ़ के बैठे हुए थे, मौका ढूंढने की तलाश में थे। ये मौका था इमीडिएट कॉज, ठीक है, इमीडिएट कॉज था ये। तो इमीडिएट कॉज था कि एक दिन क्या हुआ कि आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, ये थे राजकुमार, कहाँ के, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक दिन घूमने चलते हैं। घूमने के लिए इन लोगों को कोई और जगह नहीं मिली, बोस्निया चले गए, ठीक है, बोस्निया चले गए। अब वहाँ पे क्या हुआ कि बुल्गारिया बोस्निया जो भी है वहाँ चले गए। अब वहाँ पे बोस्निया के लिए जाके उन्होंने वहाँ के एक मतलब अपनी वाइफ के साथ घूमने गए थे। वहाँ के एक नेशनलिस्ट थे, मैंने फिर बोलूँगी देशभक्त, अगेन वही देशभक्त जो किसी और को लूटने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि भाई ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार है ये, और ये राजकुमार को क्यों मारा गया था, इससे पहले इनके अंकल ऑस्ट्रिया हंगरी पे शासन किया करते थे, तो वो एक्सपायर हो गए। उनके बाद यही राजकुमार बनने वाले थे और ये थे काफ़ी कुशल। तो सोचे कि अगर ये मारा जाएगा तो हम ऑस्ट्रेलिया और हंगरी को थोड़ा सा कमज़ोर कर देंगे। तो इसकी वजह से इनकी हत्या कर दी गई। इनकी वाइफ भी थी साथ में, तो उनकी भी हत्या कर दी गई। अब बोस्निया के अंदर हत्या हुई है, तो ऑब्वियसली सारा तो उसी पे क्लेम जाएगा कि भाई तुमने ही हमारे राजा को मारा किसने था। इसका नाम था गॉब्रिलो प्रिंसेप, ये रहा, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो गॉब्रिलो प्रिंसेप ये था। और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से था, ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन से था। इतना डीपली लिखने की जरूरत नहीं, मगर लिख दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, बेटर हो जाएगा थोड़ा सा कि कहानी तो लिख ही रहे हो, कैरेक्टर्स भी लिख रहे हो, ओके। तो गॉब्रिलो प्रिंसेप ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन थे, इन्होंने हत्या कर दी दोनों की, और यही एक कॉज बना था। अब ये कॉज कैसे बना कि बोस्निया कहाँ पे, सर्बिया में है, ठीक है, बोस्निया कहाँ है, सर्बिया के अंदर है। तो अब होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी की गवर्नमेंट सर्बिया के लोगों से बोलती है कि भाई सर्बिया, वही बीच वाला जिसने 1907 के अंदर उसने रशिया से संधि की थी, सीक्रेट अलायंस किया था अपने आप को बचाने के लिए। उसने तो सोचा था कि वॉर वगैरह छिड़ेगा तो हम मारे जाएंगे बीच में, मगर यहाँ पे क्या हुआ, वॉर छिड़ने से पहले ही ये लोगों को मारे जाने की खबर पहले ही पहुँच गई उनके पास, रशिया वालों के पास। ऐसा हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे यहाँ पे राजकुमार मरा, ऑस्ट्रेलिया हंगरी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या कहा सर्बिया को कि भाई तुम ना घुटने टेक दो अपने, ठीक है, सरेंडर कर दो, अपनी सारी की सारी सेना हमें दे दो, तुम्हारी नेवल शिप हमारी, तुम्हारी कंट्री हमारी। तुमने अटैक कैसे किया, तुमने हमारे राजकुमार को मारा कैसे। अब कोई अटैक नहीं हुआ है, कोई लड़ाई नहीं हुई है, कुछ हुआ नहीं है, और हम अपने आप को सरेंडर कर दें। तो ये बात सर्बिया को मंजूर नहीं थी, क्योंकि ये इनह्यूमैनिटेरियन टाइप का वो टर्म्स था जो ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर थोप दिया था, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ना, सर्बिया डर गया, और सर्बिया ने किससे हेल्प मांगी, रशिया से हेल्प मांगी कि देखो भाई ऐसे इस तरीके की काम हो रहा है, हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे किसी आतंकवादी ग्रुप ने इनको मार दिया, अब सारा जिम्मेदारी हमारी हो रही है, और हमसे पूरी कंट्री को मांगा जा रहा है, हम खतरे में हैं, हमने तुमसे संधि साइन करवाई थी। तो रशिया ने कहा कि आप टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो रशिया ने उसको प्रोटेक्शन दी सर्बिया को। अब ये कहानी सुनते रहिए, बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो यहाँ से शुरू करती हूँ मैं, हो सकता है कि समझ में ना आए, कहानी के साथ साथ एक छोटा सा वो बना देते हैं। क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, समझ जाइएगा। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, सर्बिया को बोला कि सरेंडर कर दो। क्या बोला, सरेंडर कर दो, ठीक है। सर्बिया डर गया, उसने किससे हेल्प मांगी, रशिया से। रशिया से हेल्प क्यों मांगी, क्योंकि दोनों ने संधि की थी, ठीक है। अब रशिया ने इसको प्रोटेक्शन दे दी। अब इसने भी तो संधि कर रखी है, इसने किससे संधि की है, इसने संधि करी है जर्मनी और इटली से, जर्मनी और इटली से कर रखी है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया भी जर्मनी से हेल्प मांगता है, इटली से हेल्प मांगता है, तो जर्मनी बोलता है कि भाई हम आएंगे तुम्हारे साथ में, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, मैं ब्लैंक चेक साइन करके देता हूँ, जो करना है वो करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में।
ऐसा वाला सिंपल कि जर्मनी ने बिल्कुल ऐसी ही सोच के साथ में एक ब्लैंक चेक के एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को साइन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को दे दिया कि अब तुम्हें जो करना है वो करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। ठीक है, इटली से भी हेल्प मांगी, भाई तुमने भी तो संधि साइन करी, तुम भी हेल्प करो। इटली ने कहा नहीं भाई, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम नहीं पढ़ रहे इस जंग के अंदर, इस लड़ाई में हम नहीं आएंगे। बोले तुम क्यों नहीं आओगे? तो इटली ने बहाना किया कि भाई ऑस्ट्रेलिया, तुमको हमने कहा था तुम पे कोई अटैक करेगा तो मैं साथ दूंगा, यहाँ तो तुम ही अटैक कर रहे हो सर्बिया पर, तो मैं साथ नहीं दूंगा। तो यहाँ पे इटली पीछे हट गया, हालांकि ज़्यादा दिनों तक नहीं हटा, आया था मगर उस टाइम के लिए हट गया था। ठीक है, अब यहाँ रशिया ने फिर क्या किया, जर्मनी को बड़ा गुस्सा आया। जर्मनी ने जोश जोश में, क्योंकि क्या था उस टाइम जर्मनी बहुत पावरफुल कंट्री थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ना, तो खुद में बहुत घमंड था, इसको बहुत ज़्यादा घमंड था, तो इसके पावर भी बहुत सारी, आर्म्स भी बहुत सारे थे, आर्मी भी बहुत बड़ी थी। तो इसने सीधा ऑस्ट्रेलिया के साथ में सर्बिया को डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ऊपर अटैक करने। ठीक है, जर्मनी ने किसको कहा, सर्बिया को बोला कि मैं तुम्हारे पर अटैक करने आ रहा हूँ, जो करना कर लो। रशिया ने ये बात सुनी, रशिया को गुस्सा आया, उसने सीधा जर्मनी पे जाके अटैक कर दिया। तुम क्या अटैक करोगे, पहले मैं अटैक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसके दोस्त को ये बात पता चली, दोस्त कंट्री कौन थी जिसके साथ में, तीसरा कौन था जिसके साथ में अलायंस करा गया था, वो था फ्रांस, जो रशिया के साथ में था। फ्रांस ने भी सुना कि अच्छा रशिया ने अटैक किया, मैंने तो वादा किया, चलो मैं भी अटैक करता। तो रशिया और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी पे अटैक कर दिया। समझ आ रहा है कि संधि की वजह से सब एक दूसरे से खींचे चले आ रहे। युद्ध किसके बीच में था, इशू कौन था, ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के बीच में। खींच कौन रहा है, जर्मनी भी आ गई, रशिया भी आ गया, फ्रांस भी आ गया। अब जर्मनी ऐसे नहीं बैठने वाला था, उसने क्या किया, उसने सोचा कि चलो एक और काम करते हैं, भाई देखो रशिया की आर्मी तो बहुत बड़ी है, इससे निपटना तो बहुत मुश्किल है, अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले फ्रांस पे अटैक करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले फ्रांस को अटैक करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको मार मूर के फिर रशिया पे जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ फ्रांस के पास, यहाँ जर्मनी है, यहाँ से रास्ता जा रहा है, यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस के बीचों बीच पड़ता है बेल्जियम। क्या पड़ता है, बेल्जियम पड़ता है, बेल्जियम पड़ता है। अब बेल्जियम सबसे पहले जर्मन ने सोचा कि फ्रांस से अटैक करने से पहले बेल्जियम से होके जाना पड़ेगा, पहले बेल्जियम को कन्वर्ट कर लो। तो जैसे बेल्जियम को कन्वर्ट करता है, इसको पता ही नहीं था कि एक और सीक्रेट अलायंस हुआ है, और वो था ब्रिटेन के साथ में। सोचा बेल्जियम तो छोटी सी कंट्री, 2 मिनट में इसको कन्वर्ट करके बना किनारे करेंगे, 2 मिनट में इस पर कब्जा कर लेंगे, मगर ये गलती कर दी बहुत बड़ी। ठीक है, यहाँ पे बेल्जियम ने ब्रिटेन के साथ में कौन से सन में, सोच भी नहीं सकता कोई, 1839 में साइन करी थी ट्रीटी। और 1839 के अंदर इतना टाइम पुराना संधि, बेल्जियम ने ब्रिटेन को याद दिलाया कि भाई बचाओ हमें, हमने 1839 में तुमसे संधि साइन करी थी, चलो प्रोटेक्शन दो, जर्मनी अटैक कर रहा है। यहाँ से ब्रिटेन भी चल पड़ा जर्मनी पे अटैक करने के लिए। ठीक है, यहाँ तो सब लोग लड़ रहे थे, मगर जर्मनी ना, क्या हुआ था, जर्मनी का मेन टाइम पे किसने साथ दिया, अब जर्मनी हार जाता। ठीक है, जर्मनी हार जाता, यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर, टर्की, करंट टर्की, ऑटोमन एम्पायर ने जो स्टार्टिंग में उसने समझौता किया था 1914 के अंदर, उसने एकदम हीरो की तरह एंट्री मारी, और जो सुइस कैनाल है ना, सुइस कैनाल जहाँ से सबका आमन गमन होने वाला था, सुइस कैनाल जहाँ से ये सारी की सारी फ्रांस, रशिया वगैरह जितनी भी कंट्रीज है ये आना जाना लगाती, इंपोर्ट्स वगैरह करती। तो ऑटोमन एम्पायर ने सुइस कैनाल पे अटैक करके सबसे पहले सुइस कैनाल को अपने अंडर में ले लिया कि अब वैसे भी रशिया से चिढ़ाई हुआ था, तो उसको मौका मिला, उसने कहा कि मौका भी चौका मारो, चलो सबसे पहले सुइस कैनाल पे अटैक करके इसके रास्ते बंद कर देते सारी कंट्रीज के। तो क्या हुआ कि सबके जो इंपोर्ट वगैरह, जो हथियार इंपोर्ट होने वाले थे, जो भी कंट्री है, सुइस कैनाल पे ऑटोमन एम्पायर ने अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक बाय ऑटोमन एम्पायर। और फिर क्या हुआ, कंक्लूजन क्या होना है, जर्मनी जीत गई, जर्मनी जीत गई रशिया से, फ्रांस से। ठीक है, अब इसका आगे जर्मनी को के अंदर और घमंड है, इतनी बड़ी कंट्री से मैं जीत गया,
तो अब उन्होंने क्या किया कि जितने भी नेवल शिप थे यूरोप में, यूरोप के अंदर जो कहते हैं यूरोप से अमेरिका जाते थे, जितने भी नेवल शिप थे उस पर अटैक किया करते थे। एक जर्मनी की ना यू बोट थी, जर्मनी की यू बोट, ठीक है, ये अपने अटैक के लिए बहुत फेमस थी। ये उन सभी शिप्स पे अटैक करती थी, नेवल शिप पे, जो जर्मनी मतलब यूरोप से अमेरिका की तरफ या फिर कहीं पे भी जाते थे, यूरोप की तरफ से निकलते थे, वो सारे यू बोट शिप पे अटैक किया करती थी। ये शिप जो है, ये यू बोट है, सारे यूरोपियन नेवल शिप पे अटैक करती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, घमंड इतना ज्यादा बढ़ गया जर्मनी का कि उसने क्या किया, अब एक और शिप थी, कहते हैं यूरोप से अमेरिका जा रही थी, ठीक है, उसमें काफी सारे अमेरिकन थे, ठीक है, उसका नाम था, ये शिप थी, ये क्या थी, ये पैसेंजर शिप थी, ल्यूसिपेनिया। इतना घमंड की इन्होंने क्या किया, अब यूरोप से जाने वाली जो पैसेंजर शिप थी उस पर भी अटैक करना शुरू किया। तो ल्यूसिपेनिया पे अटैक किया और इसमें 1200 अमेरिकन को मार गिराया। और यहाँ से ना चाहते हुए भी अमेरिका भी इस युद्ध के अंदर कूद पड़ा, और फिर अमेरिका तो कूदा ही कूदा, फिर जापान भी उसमें एंट्री ले चुका था क्योंकि उसने भी कोई अलाइसेंस साइन कर रखा था जर्मनी के साथ में, तो वो भी इस युद्ध के अंदर कूद पड़ा। तो इस तरीके से सभी बड़ी बड़ी पावर थी, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ये सब के सब आपस में मतलब कूद पड़े। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे तो अब युद्ध हो रहा है, जीतेंगे वही, ट्रिपल टांगते जीत जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल, यूएसए क्योंकि उनका साथ दे रहा है, ठीक है। तो ये लोग जीतने के बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वर्सराय, वो सेकंड पार्ट है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। मैं वो ट्रीटी की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर क्रिएट होता है, तो उसको मैं एक सेपरेट लेक्चर में कवर करूँगी। होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो भी कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आएगा तब भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार लिख कर भेजेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये जगह, ये चीज़ समझ नहीं है, तो मैं दोबारा एक और नया टॉपिक से फिर दोबारा से बना दूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको आपके साथ, जैसे मैंने पहले बोला था, मैं अभी भी फिर दोबारा बोल रही हूँ, कोई कॉन्सेप्ट जो बहुत मुश्किल लग रहा हो सकता है कि सब दिमाग में पढ़ ही नहीं रहा, आप मुझे लिख के भेजें और मैं उसे आपके लिए ईजी बना दूँगी। तीसरी बात, आप मेरा जो चैनल है सिग्नेचर एजुकेटर, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड ऑफ अदर थिंग, मैं इसके नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो।